अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, हम देख रहे हैं कि मुल्क की सियासत में नई ऑडियो लीक्स ने एक बार फिर हलचल मचा दी है और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी आज इस हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक्स का जो मामला है वो इंतहाई संजीदा है। उनकी जानिब से कहा गया कि इस तरह का जो सिक्योरिटी लैब्स है वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वजीर आजम ने कहा कि मामले की तहकीकात के लिए आला सतह कमेटी बनाई जाएगी और हम इस मामले की तह तक जाएंगे कि आखिर ये ऑडियो लीक्स कैसे हुई। इसके साथ साथ जाहिर है इस हवाले से वजीर आजम ने कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया है और वजीर आजम हाउस से ये डाटा किस तरह से लीक हुआ, कौन कौन इसमें मुलव्विस है, इस हवाले से जाहिर है एक आला सतह की एक GIT भी तश्कील दे दी गई है जो कि मामले की तहकीकात करेगी। इसके साथ साथ नाजरीन, जाहिर है वजीर आजम ने आज अपने खिताब में बहुत सी बातें भी की। मरियम नवाज के दामाद के हवाले से जो जाहिर है ऑडियो लीक्स में मामला डिस्कस हुआ, उन्होंने कहा कि ये तो मशीनरी इम्पोर्ट की गई थी, आदि मशीनरी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में। फिर जो इल्ज़ामात या एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उन्हें भी डिनाई किया गया वजीर आजम की जानिब से। डॉक्टर तौकीर के हवाले से जो ऑडियो लीक्स के अंदर मामला डिस्कस हुआ उस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैंने कोई गलत बात नहीं की, अगर मैंने बात की है तो इसमें गलत किया। इस पर जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक्स की तस्दीक की गई है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से और अब इन्हें जो है वो रिज़ाइन कर देना चाहिए। इसके साथ साथ अमरीकी साइफर की तहकीकात के हवाले से भी जब उनसे सवाल हुआ कि इमरान खान साहब ने मशरूत पेशकश की है आपको कि अगर आप अमरीकी साइफर की तहकीकात करवाते हैं तो मैं असम्बली में आने के लिए तैयार हैं, तो इस पर शहबाज शरीफ साहब की जानिब से ये कहा गया कि अब तहकीकात की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है कौमी सलामती के जो इदारे हैं, अदालत है, उसकी जानिब से जो रिस्का गया है तो मज़ीद इस पर तहकीकात की ज़रूरत नहीं है। इस पर ज़रा आज डिटेल में बात करेंगे। इसहाक डार साहब वापस आ चुके हैं, आज सेनेट का हल्फ भी उन्होंने उठा लिया, कल ज़ाहिर है वज़ीर ख़जाना का हल्फ उठाएंगे। काफ़ी पुरुम्मीद है हुकूमत के जो इसहाक डार साहब हैं वो मुल्क की मईशत को दुरुस्त ट्रैक पर लेकर आएंगे। इसहाक डार साहब भी खासी पुरुम्मीद लग रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि मेरे वतन वापस पहुँचते ही डॉलर तकरीबन 10 रुपये कम हुआ। कितना बड़ा चैलेंज होगा मईशत को संभालना इसहाक डार साहब के लिए, ये भी इस पर भी ज़रा बात करेंगे। सारी सूरत हाल पर नाज़रीन तफसील से बात करेंगे। बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में PTI की सीनियर रहनुमा आलिया हमजा साहिबा कर चुकी हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस आलिया हमजा साहिबा। आलिया हमजा साहिबा, ज़ाहिर है जो ऑडियो लीक्स हैं उसने तो मुल्क की सियासत में हलचल मचा दी है, लेकिन आज इस पर वज़ीर आज़म ने भी ज़ाहिर है बात की। कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी कल तलब किया गया और कहा जा रहा है कि इस पर तहकीकात होंगी। लेकिन अब सवालात ये उठाए जा रहे हैं कि कल खान साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि मज़ीद ऑडियो लीक्स आने वाली हैं। फिर उन्हें हवाला भी दिया कि एक ऐसी ऑडियो भी मंजर आम पर आने वाली है जिसमें मरियम नवाज कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन तोशाखाना केस में नाहल करने जा रहा है। तो अब सवालात ये उठाए जा रहे हैं कि अभी वो ऑडियोज मंजर आम पर आई नहीं है तो वो खान साहब के पास कैसे चले गई हैं, उनको कैसे पता है कि मजीद ऑडियोज भी मंजर आम पर आनी है? क्या वो ऑडियोज जो कि अभी मंजर आम पर पब्लिकली नहीं आई वो खान साहब पहले ही सुन चुके हैं? थैंक यू सोनिया एंड थैंक यू एहतशाम साहब। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, सवाल तो आज बहुत ज्यादा उठने चाहिए। पहला सवाल तो ये उठना चाहिए कि जब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने इकरार जुर्म कर लिया है कि वो पाकिस्तान की पॉलिसी को मुल्क के मुजरिमों के साथ डिस्कस करते हैं, तो फिर तो मैं कहूंगी लगे हाथों गुलभूषण से भी कोई राय ले लेनी चाहिए। वो भी काफी अर्सा बलोचिस्तान में काम करता रहा है, वो भी शायद बलोचिस्तान के लिए कोई अच्छा मशवरा दे देगा। इसी तरह से जब वो एडमिशन ऑडियो लीक पर कर रहे हैं तो इसका मतलब है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी रिजाइन कर देना चाहिए। पहले तो हम बात कर ले ये जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, देखिए ऑडियो लीक ये साइबर अटैक है पाकिस्तान के ऊपर, और ये वजीर आजम कोई भी हो, पाकिस्तान के सबसे आला ऑफिस और आला ऑफिसर के घर के ऊपर बगिंग हुई है। तो मुझे आप ये बता दें, इसका मतलब है कि जो हुकूमत अपने ऑफिसेस की, अपने घरों की हिफाजत नहीं कर सकती, वो इस मुल्क की क्या हिफाजत करेगी? खैर पहले भी हमें इनसे को खास इतनी उम्मीदें तो थी नहीं, लेकिन उसके बाद इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो हमें कहते थे कि हमने कश्मीर का सौदा किया, तो पूरे दुनिया के सामने क्या हर एक के सामने आ गया कि कश्मीर का सौदा करने वाला कौन था।
यानी इनकी मुनाफकत क्या है कि बंद कमरों में कहते हैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ाओ, अवाम के सामने कहते हैं मियाँ कमरे से उठ के चले गए, बंद कमरों में कहते हैं भारत से जाती तिजारत की बातें करते हैं बैठ के, और अवाम के सामने ये क्या कहते हैं कि जी कश्मीर का सौदा इमरान खान ने कर दिया। बंद कमरों में ये क्या करते हैं, मीडिया को कंट्रोल करने के दावे करते हैं, और अवाम ने क्या करते हैं कि जो मीडिया कंट्रोल ना हो सके उसको बंद कर देते हैं, उस सहाफी को मुल्क छोड़कर जाना पड़ता है। ये इन लोगों की ठीक है, ये पॉइंट आपका ये क्लियर हो गया। लेकिन आलिया हमजा साहिबा, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर वो कौन से जराए हैं जो डार्क वेब पर ऑडियो आने से पहले खान साहब को आगाह कर रहे हैं कि तोशाखाना केस में आपको नाअहल किया जाएगा? इस हवाले से बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या खान साहब को ऑलरेडी मालूम है कि ऑडियोज आने वाली हैं, उसका कंटेंट क्या है? इस पर जरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जी, मैं तो सिर्फ इतना बता दूं कि सारी दुनिया को तो पता है, सारी दुनिया को तो ये पता है कि कोड़ियों के भाव तो बिक रही हैं इस वक्त यहाँ पर। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की ऑडियोज अगस्त से ये लगी हुई है डार्क वेब के ऊपर, सारी दुनिया को पता है। 3 सितंबर से 3 ऑडियो लीक जो है वो ट्विटर अकाउंट के ऊपर आई हुई है, और ये अब आकर कह रहे हैं जब सितंबर एंड होने लगा है तो हम इसकी तहकीकात करेंगे। यही तो सारे सवाल उठ रहे हैं कि जब डार्क वेब में अगस्त के अंदर आ गई ऑडियो लीक 3 सितंबर से ट्विटर के ऊपर है, तो खान साहब ने कौन सी ऐसी अनोखी बात कर दी है, और सारी दुनिया को पता है। रोज सुबह शाम इनके आकर वो कहते हैं जी तोशाखाना में इमरान खान नाअहल होने लगे, फॉरेन फंडिंग में इमरान खान टेक्निकल नॉकआउट होने लगे। ये कौन सी ऐसी बात है? सवाल हुकूमत पे है, सवाल इनके ऊपर उठने चाहिए कि आप ये बताएं कि जब आपके ऑफिसेस की, और सवाल उसके अलावा तो हमारे दिफाई इदारों पर होने चाहिए, उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि इस पर ज़ाहिर हुकूमत बात कर रही है, हुकूमत को उसका पता नहीं चलता, उस पर वज़ीर आज़म हाउस के ऊपर साइबर अटैक हो जाते हैं, आपको उसका पता नहीं चलता। उस पर बात आ जाए, आप हमारे जो है हमारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करना खत्म कर दें। और ठीक है, पॉइंट टेकन। आलिया हमजा साहिबा, वज़ीर आज़म ने कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी तलब किया है, जाहिर है जो इदारों के सरबराहान हैं वो भी उसमें शरीक होंगे, और कहा जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से कि हम मामले की तह तक जाएंगे। आज बड़ी तशवीश का इजहार किया गया और उन्होंने कहा है कि ये बहुत ज्यादा संजीदा मामला है। बहरहाल एहतशाम साहब, सारी सूरत हाल को आप कैसे एनालाइज करेंगी? आज जाहिर है वज़ीर आज़म ने भी बात की, उन्होंने कहा कि ये बड़ा संजीदा मामला है। अगर इस तरीके से ऑडियोज लीक होती रही वज़ीर आज़म हाउस जैसी अहम जगह से, तो फिर पाकिस्तान में आएगा कौन, फिर कौन यकीन करेगा? इन सोनिया ऑडियोज जो आ रही हैं, इसके आने के बाद तो पॉलिटिकल टेम्परेचर बॉइलिंग हॉट जो है उस तक पहुंच गया है। बिल्कुल। देखिए, हर चीज़ के 2 एस्पेक्ट पहलू होते हैं। सवाल ये होता है कि हाउ यू लुक एट इट। अब सवाल ये है कि जो आलिया साहब कह रही हैं उसमें भी शायद वजन होगा, लेकिन दूसरा पहलू इसका ये भी है कि क्या ये कहीं पहली दफ़ा हो रहा है? अभी 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे भी आपने देखो पिछले दिनों वहाँ पे भी होती रही हैं, और वहाँ पे तो कहते हैं कि MI5 जो उनकी अपनी एजेंसी है वो ये काम करती रही है। अब सवाल ये है कि यहाँ पे तो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी पे तो कहा जाता है कि IB और स्पेशल ब्रांच जो है ना वो देख रही होती है। अब जाहिर है एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, और नेशनल एमरजेंसी कहा जाता है, इसको कहा जाए तो बुरा ना होगा, नेशनल सिक्योरिटी एमरजेंसी वाली एक कैफियत पैदा हुई है। तो अब सवाल ये है कि जी इसका क्या हल किया जाएगा? अब मेरा ख्याल है इस पे तय तक पहुँचेंगे, और ये जो हुकूमत के लिए भी एम्बेरसमेंट है वो किस हद तक है कि क्या हमारे अदारे इन्वॉल्व हैं। लेकिन ज़्यादातर बात तो यही कर रहे हैं कि हैकर है जिसने काम दिखाया, और वो कहता है कि 3-3 लाख डॉलर की वो बेच रहा है। उसने कहा तो अभी तो किस्त मेरी जारी हुई है। दूसरी सोनिया बात है कि जो लोग फोकस कर रहे हैं ना इस बात पे कि ये कोई बगिंग नहीं हुई, ये टेलीफोन टैप नहीं हुआ, वो ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो 90% जो ऑडियोज हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, और लोगों से कभी बात कर रहे हैं, वो जनाब तौकीर शाह से बात कर रहे हैं, कभी किसी से बात कर रहे हैं, तो वो बताया जाता है कि उनका टेलीफोन जो है ना वो उसको हैक किया गया है। अच्छा। ठीक है ना, ये ज़्यादातर लोगों की ये बात है। अब सवाल यह है, जो बंदा जिसको मुय्यन तौर पे कहा जा रहा है कि हुकूमत ने 5 अरब रुपए ऑफ़र किए हैं कि हमें सारी चीज़ें दे दो, तो उसने कहा मैं क्यों करूँगा। और वो देखें वो पैसा किसी ट्रांजैक्शन जो है ना वो किसी बैंकिंग पॉइंट नहीं कर रहा, वो सीधा सीधा कह रहा है जी हमने बिटकॉइन में आप ये पैसा जमा करा। अब सवाल यह है कि जी इस पर कोई एक्शन होगा नहीं होगा, लेकिन हुकूमत के लिए एक एम्बैरेसमेंट है। अब दूसरा सवाल जो आप बात करें कि जी जो लोग कर रहे हैं कि जी माँ खान साहब को कैसे पता है, तो अब यू नेवर नो
कहने वाले तो लोग कहते हैं कि हो सकता है इन्होंने खरीद ली हो कुछ चीज़ें और इनके पास हों, क्योंकि वो जो बंदा है हैकर है वो तो यही कह रहा है जी मैं तो बेचूंगा, मैंने तो इसमें बड़े पैसे बनाने हैं। ठीक है, अब तो सारी दुनिया में बड़े बड़े बैंक्स हैं, बड़े बड़े सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनके आप देख लें हैक्स हो जाते हैं, अकाउंट्स भी हैक होते हैं, पूरे पूरे उनके डॉक्यूमेंट लोग उठा के लेके जाते हैं। पिछले दिनों आपने देखा हमारे नेशनल बैंक का अकाउंट इस तरह से हैक हो गया था सारा का सारा। अब सवाल ये है कि जी इसकी तहकीकात होंगी, क्या होंगी, एक्सेप्ट कर लिया उन्हें। एक्सेप्ट करने का आलिया साहबा ये मतलब कतई तौर पे नहीं है, सवाल के तौर पे भी ले लें कि उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। देखें ना, वो खुद कह रहे हैं कि हाँ ये हुआ है, मैंने बात किया, मैंने कौन सी ऐसी बात कर दी है। दूसरा वो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जी आधा प्लांट इमरान खान साहब की हुकूमत में आया। और दूसरा जो अब आने की बात हो रही है तो उसने कहा कि एक बात है किसी ने भी की है, क्या ये कोई इशू हो चुका है, क्या ये वाकया हो चुका है। उन्होंने कहा नहीं हुआ, ये तो जाहिर है हमने फैसला करना था, तो इसको आप आउट ऑफ प्लेस इसको आप जिस तरीके से लेके जाएंगे तो इसके नुकसान भी होंगे। तो आप क्या समझती हैं कि क्या इससे जो पॉलिटिकल माइलेज आपको मिल सकती थी मिलेगी, या प्राइम मिनिस्टर ने जो बातें की हैं उससे मामला रफा दफा हो जाएगा? जी आलिया हमजा साहिबा, मैं इसमें 3-4 बातें करना चाहती हूँ। उसमें सबसे पहले तो मैं ये करना चाहती हूँ कि जो ऑडियो लीक्स हुई हैं उसमें कहा क्या जा रहा है। उसमें पहली बात तो ये है कि मरियम के दामाद को फायदा पहुंचाने के लिए शहबाज शरीफ साहब ब्यूरोक्रेट पर असरअंदाज होने की कोशिश करें कि काम करना है, और उसमें ब्यूरोक्रेट उन्हें ये कह रहा है कि इस पर अवामी प्रेशर और सियासी रद्द अमल आएगा। यानी वो इसको मुल्क के अगेंस्ट, मुल्क के मफाद के अगेंस्ट नहीं समझ रहे हैं। और जब दूसरी ऑडियो लीक होती है तो उसमें अगर हम ये देखें तो उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि वो तरीके बता रहे हैं कि अच्छा इस पे तो अवामी रद्द अमल आएगा, चलो इस तरह हमारे दामाद का काम है तो हम इसको इस तरह से कर देते हैं। अब मुझे ये बताएं, वजीर आजम किस चीज का हल्फ लेता है? वो हल्फ ये लेता है कि वो अपने जाती मफाद को अपने किसी सरकारी काम या सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने देगा। एक बात तो जाहिर हो गई कि ये जब पहले आते थे तो पहले वाली चोरी के ऊपर करप्शन जो ये करके गए हैं उस पर पर्दा डालकर अब नई चोरियों के लिए ये सरगर्म अमल है। दूसरी बात जो है, आप मुझे ये बताएं, क्या ये हल लेने की खिलाफ वर्जी नहीं है? फिर जो एक और ऑडियो लीक हुई है उसके अंदर मरियम शहबाज शरीफ को कह रही है कि सेहत कार्ड को फंड ना होने का बहाना बनाकर बंद कर दें। खुद इनको बुखार भी होता है, इनकी कमर दर्द भी होती है, तो ये लंदन इलाज के लिए चले जाते हैं। मेरे वो जो गरीब जिनको आलिया साहबा माजरत के साथ एक चीज, ठीक है, एक चीज आलिया साहब, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा। ये जो प्राइम मिनिस्टर ने कल, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने जो बात किया, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, शायद मैं तो नहीं इस्तेमाल करना चाहूँगा। एक बात उन्होंने ये कही है कि आलिया हमजा साहब को सुनवा देते हैं एहतशाम साहब। कल हमने देखा कि चीफ इलेक्शनर के हवाले से इमरान खान साहब ने जो बात की वो सुनिएगा, और फिर आज जाहिर है इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में तलब भी किया गया था। इस पर बड़ी तशवीश का इजहार किया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कि इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में पेश होना था, वो नहीं। बहरहाल सुनवाते हैं कि कल क्या कहा खान साहब ने। इलेक्शन कमिश्नर मक्कार आदमी, अब साबित होता है कि ये शरीफ खानदान का नौकर है। उसको हुक्म कर रहे हैं कि कितने हलकों पे इलेक्शन करवाने और रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करनी है। और देखें ना, ये आपने बात सुन ली आलिया साहबा। दूसरी बात ये कि जो और अपनी तकरीर में उन्होंने बातें की थी, डिमांड करनी थी, अपरेंटली वो ये कह रहे हैं कि जब बात होती है कि जी ये तो इमरान खान साहब को 5 साल के लिए तोशा खाना केस में हम नाहल कर देंगे। देखिए, अगर ये चीज़ सामने आ जाती है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इस पे बात कर रहे होंगे, सुनाई दे रहा होगा, तो उनके लिए खुद मुसीबत हो जाएगी। तो आप नहीं समझती कि बादिल नज़र में इस तरह का सख्त स्टेटमेंट देना वो उनके लिए मुश्किलात पैदा करेगा इमरान खान साहब के लिए, और इसके लिए बाकायदा ग्राउंड्स और बेस होना चाहिए? देखिए एहतशाम साहब, मैं 2 चीजें आपको पढ़ के बता देती हूँ। अब आप फैसला खुद कर लें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो पोस्ट है वो मुतनाज़ा है या नहीं, और इमरान खान साहब का गुस्सा बजा है या नहीं। ऑडियो लीक में वजीर दाखिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हुक्म करते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आपने 5 तारीख को 30 में से 8 अरकान की नशिस्तों पर इंतखाब का ऐलान कर दिया, और 5 अगस्त को इलेक्शन कमीशन, मेरे पास 5 अखबारों की इस वक्त हेडलाइंस हैं जिसके अंदर वहां पर यह लिखा जाता है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी असेंबली की इतनी जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बता दें, फिर ये इसके बाद क्या
क्या रह जाता है? फिर इमरान खान साहब का ये कहना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी के इशारों पर काम करे। देखिए, हम बात करते नहीं, ये बताएं, एक सेकंड आलिया साहब, आप ये कैसे कहती हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़ा हो गए? आपने खुद उनको लगाया और अब देख लें, ये टेनोर पोस्ट है 5 साल की, आपने लगाया, खुद लगवाया, उसके बाद क्या मुतनाज़ा कैसे हो सकता है? हमने और इमरान खान साहब ने बड़े आराम से बता दिया कि उन्हें किसके कहने पर लगाया गया है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जब इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि जब हम दोनों के दरमियान फैसला नहीं हो रहा था, ओपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान, तो एक नाम न्यूट्रल्स की तरफ से आया और उन्होंने कहा कि इसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा दे, तो मैंने उसको लगा दिया। अब उसके बाद हमें क्या पता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सबसे पहला फोन नवाज शरीफ साहब को करेंगे और उन्हें ये बताएंगे कि जी मैं हाजिर खिदमत हूँ, तो मैं तो ये बात कर ही नहीं रही। लेकिन आलिया हमजा साहब, अगर इतने ज्यादा तहफ्फुज़ात हैं आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, तो फोरम मौजूद है, आप उस फोरम में क्यों नहीं जाते? आप लोग गए भी थे, फिर रेफरेंस जुडिशल काउंसिल में गए भी थे, लेकिन फिर उसको वापस ले लिया कि दोबारा हम रेफरेंस लेकर जाएंगे। तो फिर जो फोरम है प्रॉपर वहां पर जाएं, अपने तहफ्फुज़ात वहां पर पेश करें। ये जलसे जुलूसों में इस तरह से मक्कार और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना, ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से तौहीन का जो मुकदमा है वो ऑलरेडी आपके ऊपर है। अभी कुछ दिन पहले ही जो तौहीन अदालत का मुकदमा, वहां पर इमरान खान साहब माफी मांग के आए। तो ये मुश्किलात आप अपने लिए पैदा करें, तहफ्फुज़ात हैं तो जाएं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। उनकी तैनाती से पहले शेख रशीद साहब का बयान मौजूद है कि मेरे कहने पे इमरान खान साहब ने उसको रखा क्योंकि सेक्रेटरी रेलवे के तौर पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। मैंने उनको सजेस्ट किया कि इंडिपेंडेंट आदमी है, इसको लगा लें, तो इमरान खान साहब ने मेरी बात मानी। शेख रशीद ये भी रिकॉर्ड पे बात करते हैं, जो आपके बड़े करीब है पार्टी के। शाम साहब, रिस्पेक्टफुली मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि शेख रशीद साहब इज नॉट द स्पोक्सपर्सन ऑफ पीटीआई और मैं उनकी किसी बात के ऊपर जवाब देने को तैयार नहीं हूँ। उसको किसी ने डिनाई नहीं किया था उनकी बात को। पार्टी को हमने उनके कहने पे एक स्टेटमेंट खान साहब दे रहे हैं, तो मैं खान साहब की स्टेटमेंट के ऊपर ही बात करना ज्यादा पसंद करूंगी। उसके बाद मैं सिर्फ इतना बता दूं, जब यहाँ पर बात होती है ना, तो यहाँ पर इदारे या इदारों के सरबराह अपनी तौकीर खुद कराते हैं, उनके फैसले उनकी इज्जत और तौकीर के अंदर इजाफा करते हैं। अगर आप यहाँ पर आकर डस्का के इलेक्शन पर तो फौरी तौर पर आपको नजर आ जाए कि आपने डस्का के इलेक्शन के ऊपर रात जागकर काम करना है, लेकिन बाकी इलेक्शन के ऊपर आप कोई काम ना करें, जैसे आपने PP7 के अंदर देखा है कि वहां पर क्या हुआ था। बिल्कुल इसी तरह से कि जब आप जिन इलाकों के अंदर सैलाब आया भी नहीं है, आप उन इलाकों के भी बाय इलेक्शंस मुलतवी करें। तो यही बात कर रहे हैं ना आलिया हमजा साहबा कि प्रॉपर फोरम में लेकर जाएं आपको जो तहफ्फुज़ात हैं, ताकि आपके तहफ्फुज़ात वहां पर सुनने जाएं। इस तरह से तो जलसे जुलूसों में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए खुद मुश्किलात पैदा होंगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ये जो अमरीकी साइफर के हवाले से तहकीकात की बात की थी खान साहब ने कि अगर गवर्नमेंट तहकीकात कराती है तो फिर हम असेंबलियों में वापस आने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज रिजेक्ट कर दिया। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि इस पर इदारे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा जा चुका है कि कोई साजिश नहीं हुई, तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है मज़ीद तहकीकात की। वाली बात अपनी जरा कंप्लीट कर लूं कि आपने कहा प्रॉपर फोरम, तो आपको निसार दुरानी साहब का केस याद ही है, जो मेंबर इलेक्शन कमीशन है सिंध से, वो सिंध हुकूमत की नौकरी भी करें, यहाँ पर वो इलेक्शन कमीशन का भी हिस्सा, हम उनके अगेंस्ट भी गए। लेकिन क्या है, जब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि एक मफरूर को लाकर वजीर वो खजाने की चाबी पकड़ा दी जाए और 24 घंटे लगने वाली अदालतें ना खुलें, अवाम का गम और गुस्सा आप ये देख रहे हैं, मुल्क की मईशत को जो एक इकनॉमिक हिकमत था उसके हवाले किया जाए। आज आपने देखा उन्होंने क्या क्लेम किया है कि मेरे आते ही आलिया साहबा वो ये कहते हैं मेरे आते ही डॉलर 10 रुपए गिर गया और 24 घंटे में 650 अरब रुपए के जो कर्जे हैं वो कम हो गए। आज उनका ये भी दावा है। हाँ। देखिए मेरी एक बात सुन ले, अब उनके दावों के ऊपर मैं क्या कहूँ, वो वही है जो करंट अकाउंट डेफिसिट को $2 बिलियन से $16 बिलियन पर पहुंचाने वाले, भी उतना ही हो गया। फायदा क्या हुआ? एक सेकंड देखिए, इतनी ज्यादा बातें हैं और मुझे उनका जवाब आराम से देने दे, क्योंकि ये वही है जो $24 बिलियन की एक्सपोर्ट को $22 बिलियन पर पहुंचाने वाले, या वो ये वही है कि ये पाकिस्तान को जुर्माना करवाने वाले IMF से फैक्ट फर्जिंग के ऊपर, ये वही है जिनके बारे में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये कहा था कि मुझे इटली के
सफीर ने ये बताया कि वेस्वा के 2 प्लांट लगने थे जिसके ऊपर ये किकबैक्स मांग रहे थे। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर ये डिस्कस हुआ है। ये वही है जिनके बारे में कहा गया था कि मुल्क की कर्जे बहुत ज्यादा सूद के ऊपर लेने वाले ये हैं। ये वही है जो व्हाइट एलिफेंट ग्रीन लाइन जैसा हमारे ऊपर मुसल्लत करने वाले और सी पैक के अंदर उसको शामिल करके जिसपे ना चीन उसको डालना चाहता था। और उस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनसे सवाल किया था कि आपने अगर कर्ज लेना ही था तो आप मंगला डैम बनाते, आप करबेला डैम की एक्सटेंशन करते, आप ऐसे प्रोजेक्ट्स लाते जो अपनी शेल्फ लाइफ पूरी करके अवाम के मफाद के लिए होते। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े तहफ्फुज़ात का इजहार कर रही है। आज इमाम साहब ने भी इस पर बड़ी तनकीद की है, इसहाक डार की वापसी को लेकर। इस पर बात करेंगे। मुख्तसर ब्रेक के लिए नाज़रीन कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद मामलात पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आलिया हमजा साहिबा, ब्रेक पर जाने से पहले इसहाक डार साहब की वापसी के हवाले से बात हो रही थी। ज़ाहिर है वो तो वापस आ गए हैं और कल मुतवक्के तौर पर वो वज़ीर ख़जाना का हलफ भी उठा लेंगे। लेकिन बल्कि एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ ही आऊँगी, फिर हम आलिया हमजा साहिबा की तरफ जाएंगे। नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात हो रही है कि नवाज शरीफ साहब के आने की भी राह हमवार हो रही है। आपको सिनेरियो क्या नज़र आ रहा है? वोट बैंक भी ज़ाहिर कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब अगर आते हैं तो ये मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए इतना कन्फ्यूजन है, ठीक है। और लेकिन सब लोग ये समझ रहे हैं कि जी इस वक्त इमरान खान साहब का तोड़ जो है ना वो नवाशी साहब ही हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हुकूमत लेने के बाद शहबाशी साहब जो है ना वो बकौल नवाशी साहब के वो भी मुतमईन नहीं है उनसे कि जो जिस तरह डिलीवर करनी चाहिए थी बातें उस तरह नहीं हो सकी चीज़ें। अब सवाल ये है कि जी क्या वो आ रहे हैं नहीं आ रहे। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जी कहा भी गया कि जी इलेक्शन के करीब आएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि जी इसहाक डार साहब का जाना ये बड़ा साबित करता है कि नवाज शरीफ साहब फ्रंट सीट पे आ गए हैं। अब सारी चीज़ें जो है ना उनके ज़रिए नवाज शरीफ साहब इसहाक डार साहब के ज़रिए करेंगे और प्राइम मिनिस्टर साहब इतने इंपॉर्टेंट फैसले अपने तौर पे नहीं करेंगे। लेकिन आज बड़ा इंटरेस्टिंग एक कॉलम है जावेद चौधरी का, वो अभी लंदन गए हैं तो उनको मिल के आए हैं। नवाज शरीफ साहब को 4-5 घंटे मिले हैं उनको। वो जो आने की बात है ना वो ख़बर के बाद तो लगता है कि वो नहीं आएंगे। वो क्या कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब का, 2-3 चीज़ें उन्होंने कहा जब तक नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं इज्जत से बरी नहीं किया जाता मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। एक अच्छा। हाँ ये कह दिया उन्होंने, बरी नहीं किया जाता तो नहीं जाऊंगा। ठीक है। हाँ। वो हुकूमत से भी खुश नहीं है कि वो डिलीवर नहीं कर पा रही। वो परेशान है कि 2023 का इलेक्शन जीतना इंतहाई मुश्किल होगा। वो अपनी ज़्यादातर सीटें वो कहते हैं कि हम हार जाएंगे। अच्छा। साथ वो कहते हैं इमरान खान की सियासी मकबूलियत से भी परेशान है। अच्छा। लेकिन वो समझते हैं कि इमरान खान सियासी खुदकुशी भी कर रहा है। हाँ, तो ये सारी बातें और कह रहे कि वहाँ पे बैठे बैठे मैं अदालतों से बरी हो जाऊँ। नहीं बरी हो जाऊँ या उनका ये कि भी प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाए। मेरा ख्याल है प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा अभी कुछ दिनों बाद। अब देखिए ना मैं तो माजरत के साथ आलिया हमजा साहिबा मैं कहूँगा कि आप लोगों की गलती से है, कुछ लोग कहते हैं नाइली के हैं कि आप जिस तरीके से पार्लियामेंट का मैदान खुला छोड़ के आप चले गए हैं उनके लिए उन्होंने धड़ाधड़ नैब के लॉ भी तब्दील किए, इंतखाबी इस्लाहत भी अपनी मर्जी की कर ली और ओवरसीज़ पाकिस्तान का वोट भी ख़त्म हो गया। अब 2 नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर काटने जा रहे हैं। जो बिल आ रहा है उसमें चीफ जस्टिस साहब जो है ना वो रिव्यू पिटिशन किसी इशू पे हुआ करेगी, उस पे वो कहते हैं कि वही बेंच नहीं होगा जो 3-4 बंदे को होगा, वो फुल बेंच रखना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों का कहना है कि आप जाएँ। थोड़ा सा लगता है आपको ख्याल आया था कि जी हम जाएँ, लेकिन साथ ही आपने शर्त रख दी कि जी इन्वेस्टिगेशन करें साइफर की फिर आएंगे। तो आप नहीं समझते कि आप पार्लियामेंट छोड़ के नुकसान उठा रहे हैं आप लोग? बातें हमने कर ली है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि खुदा का वास्ता नवाज शरीफ और इमरान खान साहब को एक पलरे में हम रख नहीं सकते। और मतलब एक भगोड़ा इलाज के बहाने जाने वाला जिसके ऊपर करप्शन के केसेस हैं वो रख रहा है, वो शराइत रख रहा है। ओ माय गॉड, मतलब इस मुल्क के बदकिस्मती इसकी अदलिया के ऊपर इतना बड़ा सवालिया निशान। और सबसे पहले तो मैं जो ये हल्के हैं उनसे जो ये इस मुल्क पे फैसले करने वाले हैं ना, मैं बसद एहतराम उनसे सिर्फ मासूमाना सवाल ये करना चाहती हूँ, किसी मफरूज को सलाम करना उन्हें कैसा लगेगा? जो मुल्क की मईशत के तबाही के जिम्मेदार हैं उनको सलाम करना उन्हें कैसा लगेगा? लेकिन माजरत के साथ आलिया साहबा ये मासूमाना सवाल आपने उस वक्त नहीं किया जब 3.5 साल तक आपको उंगली पकड़ के उन्होंने चलाया। किसी जगह पे ऐसे नहीं, जब इमरान खान साहब नहीं करते थे, ओपोजिशन की मीटिंग में नहीं जाते थे, वो फैसले करवाया करते थे। फैटफ की बात होती थी, ओपोजिशन वो बात करवाया करते थे। हर चीज़
वो आप भूल जाते हैं कि वक्त किस तरीके से आप लोगों को चलाया उन्होंने। और बाद में एतराफ भी किया मुख्तलिफ इंटरव्यूज के अंदर खान साहब ने इस बात का। ये मैं सिर्फ इतना इनसे पूछना चाहती हूँ कि हम तो बहुत बुरे थे ना, हमने तो सारी खराबियां थी, हमारी बेसाखियां थी, तो क्या हमारी बेसाखियां जो लोग चले करप्ट नहीं थे, कुछ नहीं था, आपने हम पे बहुत एहसान कर लिया, लेकिन क्या हमें हटा के इन चोर लुटेरों इश्तेहारियों फरारियों मुल्जिमों मुजरिमों को लाकर आपने इस मुल्क पर बिठा दिया? एक बंदा जो इस मुल्क के माशी तबाही और मईशत को खराब करने का जिम्मेदार था, यानी अगर मैं मिफ्ता इस्माइल को प्रो मैक्स चोर कहूँ तो आप ये अल्ट्रा प्रो मैक्स चोर लाकर आपने बिठा दिया, और अब आप एक और मतलब बंदे को हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत करने का सोच रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि खुदा का वास्ता है, ये इस मुल्क के ऊपर रहम करे। 22 करोड़ अवाम कीड़े मकोड़े नहीं है, 22 करोड़ अवाम का गुस्सा इन लोगों के ऊपर पॉइंट टेकन। आलिया हमजा साहिबा, जाहिर है ये तो इल्जामात हैं, वो आपकी जमात पर इल्जामात लगाते हैं कि आप लोगों ने भी बड़ी करप्शन की, आप उन पर इल्जामात लगाते हैं, साबित कुछ होता नहीं है। लेकिन एहतशाम साहब, मैं अभी आपकी तरफ आऊंगी, आपको क्या मंजरनामा फ्यूचर का नजर आ रहा है? ये तो ऑडियो लीक का तहलका अपनी जगह पर है, फिर खान साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं आऊंगा, लॉन्ग मार्च करूंगा। आज उन्होंने कहा ये मेरा आखिरी लॉन्ग मार्च होगा, तारीख नहीं दे रहे। दूसरी तरफ आज शहबाज शरीफ साहब ने भी कह दिया है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, इशारे दे रहे हैं इसाक डार साहब को ले आएं। तो क्या सिनेरियो लग रहा है आपको? सुनिए, दो चीज़ें हैं। पहली तो बात यह है कि जिस तरीके से आलिया भी बात कर रही हैं, ठीक है, उनका अपना नुक्ता नज़र है, लेकिन आपने देखें करप्शन के इल्ज़ामात मुबैना तौर पे कितने सीरियस आप लोगों पे लगे हैं, इनकी पीटीआई पे लगे हैं, पीटीआई की क़यादत पे लगे हैं, तोशा खाने के हवाले से लगे हैं, ममनुआ फंडिंग के हवाले से लगे हैं, इस तरह उन पर भी इस तरह के इल्ज़ामात लगे हैं। लेकिन इसाक डार साहब से मैं ला के ख़िलाफ़ कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, लेकिन उन पर तो कोई चीज़, एक पैसा भी साबित नहीं हुआ अब तक ना कि किसी केस में उन्होंने करप्शन की है। ठीक है, वो चले गए थे, जैसे भी गए थे, इलाज के लिए गए थे, अब वापस आए हैं, लेकिन कोई साबित नहीं हुई चीज़ पे हम इसी तरह कह दें। इस तरह नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो अभी तो बहुत सारे मलों से गुजरना है, बज़ाहिर ठीक है अदालतों से वो एक्स काउंटर के तौर पे गए हैं, लेकिन अदालतें ये कह रही हैं कि वो आएंगे तो उनके केस दोबारा से शुरू किए जा सकते हैं। तो मेरा पहली तो बात ये सुनिए कि इस हमाम में माजत के साथ सारे नंगे हैं, हम किसी के बारे में नहीं कह सकते। इमरान खान साहब की उनकी पार्टी के बारे में कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन जितनी सीरियस नोयत के इल्ज़ामात बुज़दार पे, फरा गोगी और गोंगों पे लगे हैं और जमील गुजर पे लगे हैं, और किस किस तरीके से 10-10 11-11 करोड़ रुपया ले कर लोगों की जनाब तैनाती होती रही हैं, मतलब जिस तरीके से हल्कों में जाके क्या क्या होता रहा, तो इल्ज़ामात भी हैं, इल्ज़ामात आप पे भी हैं, इल्ज़ामात दोनों तरफ से हैं। लिहाजा ये कहना कि जी आपकी पार्टी जो है ना वो साफ़ सुथरी है, ऐसा भी कोई नहीं है, आपकी पार्टी के लोगों पे भी इल्ज़ामात हैं। अब देखना ये कि ये कब फैसला होगा। क्या कौम ये 75 सालों से तो यही देख रही है, पीपल्स पार्टी PMLN के इल्ज़ामात तो देख रही है। अब आपकी 25 साल की, जिसको कहना चाहिए कि तहरीक को और पार्टी की आदत को जिस तरीके से वो आगे गई है, उन पे भी इल्ज़ामात हैं। ये कौन साबित करेगा, कैसे होंगे, उस वक्त तक तो हम किसी को नहीं कह सकते कि आप गुनाहगार हैं। ठीक है, अच्छा आलिया हमजा साहिबा, आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं, इस पर भी कीजिए। और दूसरा, खान साहब बार बार बात कर रहे हैं कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, ये मेरा आखिरी लॉन्ग मार्च होगा, लेकिन कोई अभी तक डेट वो नहीं दे रहे। दूसरी तरफ गवर्नमेंट भी अपनी जगह पर कह रही है कि इलेक्शन होंगे, वक्त पर होंगे। आज शहबाज शरीफ साहब ने क्लियर किया। दूसरा, जाहिर है इसाक डार साहब को वो वापस ले आए हैं कि मैशत को दुरुस्त ट्रैक पर ले आएंगे। सारी सूरत हाल से लगता नहीं है कि आप जो कुछ भी कर लें, आपने अभी तक प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब उस तरह से नहीं हुए कि हुकूमत मजबूर हो जाए इलेक्शन करवाने के लिए। या सबसे पहली जो बात है ना, मैं बसद एहतराम एहतशाम साहब से कि प्लीज, हम 6 महीने से ये लोग हुकूमत के अंदर है, तोशा खाना के अंदर ये क्या निकाल सके? हमने एक एक चीज तोशा खाना के ऊपर, इवन टैक्स जो पे किया गया, जो प्रॉफिट लिया गया, उसके ऊपर जो टैक्स पे किया गया, उसकी रसीदें भी जमा करा दी। हमारे फॉरेन फंडिंग के ऊपर ये क्या निकाल के लेकर आए? पाकिस्तानियों को इनको फॉरेन एजेंट शो करना पड़ा। इसलिए ये कंपैरिजन यहाँ पर तो इनसे 4 फ्लैटों की रसीदें अभी तक नहीं दी जाती। कभी वो कैलबरी फॉन्ट करते, कभी वो कतरी खत करते। और ये बात करें इसाक डार के ऊपर, हुदैबिया पेपर मिल्स के अंदर क्या उनका 42 सफ़ों वाला फर्दे जुर्म सबके सामने? कैलबरी फॉन्ट का तो मसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हल कर दिया जी, वो तो आपके गले पड़ेगा अंधा। आप हौसला कर लें। मैं डिबेट कर रही हूँ, मैं किसी PMLN या पीपल्स पार्टी के बंदे से बात नहीं करी। मैं नहीं करें, आपका हक है, लेकिन जाहिर है हमें डेविल्स एडवोकेट तो प्ले करना पड़ेगा ना, वन साइडेड तो बात नहीं जाएगी आवाम तक ना। नहीं, आप दो चीजों को कंपेयर करें जो लॉजिकली और फैक्चुअली इनकरेक्ट है। विद रिस्पेक्ट
पुलिस में बड़ी उससे ये कह रही हूँ कि एक बंदा जिसके ऊपर आमदन से जायद असासों का केस ये है कि मतलब एक मैं किसी को ये नहीं कह रही कि उसके फादर दे हैव अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड और मेहनत करके वो यहाँ तक पहुंचे होंगे, लेकिन मेहनत करके दुबई के टावर नहीं बन जाते। वहां पर अगर आपसे आपके आमदन के जायद असासों के ऊपर बात की जाए तो हार्ट टॉक के अंदर आपके पसीने और रुमाल से आप साफ नहीं कर रहे होते, और यहाँ पर आकर जब आपके पास JIT के आगे अपने जवाब देने के लिए कोई चीज ना हो तो आप वजीर आजम के जहाज में जाकर फरार नहीं होते। इमरान खान साहब की तरह रोज अदालतों का मुकाबला भी करते हैं, रोज वहां जाकर पेश भी होते हैं। कुछ ना करने के बावजूद ना खान साहब की कमर में दर्द हो रहे हैं, ना वो व्हील चेयर पर कहीं जा रहे हैं, ना उनके प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, जबकि यहाँ वजीर आजम के जहाज के ऊपर एक बंदा फरार होता है जिससे करप्शन किया, और वजीर आजम के जहाज के अंदर प्रोटोकॉल के अंदर वो वापस आकर उसको मुल्क के खजाने की कुंजी। ठीक है, पॉइंट टेकन। वक्त खत्म हो गया। आलिया हमजा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। आलिया हमजा साहिबा तोशा खाना के हवाले से जो बात कर रही थी, एहतशाम साहब बड़े जो चोटी के कानूनी माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि तोशा खाना इमरान खान साहब के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, लेकिन इमरान खान साहब पहले ही एक बयानिया बिल्ड कर रहे हैं कि पहले से ही जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो मुझे प्लानिंग कर चुके हैं नाहल करने में। इसमें कितना वजन है, इस पर जरा बात करेंगे। ब्रेक लेते एक मुख्तसर ब्रेक के बाद आएंगे, मजीद इश्यूज पर भी बात होगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शर्जील मेमन साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। शर्जील मेमन साहब, ज़ाहिर है इसाक डार साहब वापस आ चुके हैं। मुल्क मुश्किल तरीन मुआशी हालात का इस वक्त शिकार है। आपको लगता है कि इसाक डार साहब मुल्क की मईशत को दुरुस्त ट्रैक पर लाने या फिर सूरत हाल में कोई बेहतरी ला सकते हैं? और इस तनाज़र में ये भी मेमन साहब देखिए कि 2008 में जब आपकी हुकूमत आई थी तो कुछ दिनों के लिए, कुछ माह के लिए PMLN के लोग भी आपके साथ शरीक हुए थे और वो वज़ीर ख़जाना बनाए गए थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद छोड़ के चले गए थे। जी शुक्रिया जी। बिल्कुल ये बात में कोई दो राय नहीं कि मुल्क की जो मईशत है वो पिछली गवर्नमेंट की नाअहलियों की वजह से, गलत पॉलिसीज की वजह से, लॉन्ग टर्म सोच ना होने की वजह से इस वक्त एक शदीद प्रेशर का शिकार है। और ये भी हकीकत है कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो रिसेशन चल रही है। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि बाकी दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनके पास अल्टरनेट्स होते हैं अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, और पाकिस्तान के पास एक लिमिटेड ऑप्शंस है जिसके बाद पाकिस्तान को का सर्वाइवल ही सारा इस चीज पर है। तो उन सारी सूरत हाल में अगर कोई इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब है, अगर वो बेहतर समझते हैं कि इसाक डार साहब के आने से कोई बेहतरी आ सकती है, और उनका डेफिनेटली उनका एक अपना एक्सपीरियंस भी रहा है, इसाक डार साहब का 2-3 मरतबा इस मनसब पे वो रह चुके हैं, तो हो सकता है कोई पॉजिटिविटी उसमें वो आ जाए। लेकिन इसमें मेमन साहब एक चीज़ बताइएगा कि आज जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू, एक रिपोर्ट अखबार में अपने क्या कहते हैं जावेद चौधरी साहब ने जो बातें की हैं, वो तो कह रहे हैं कि बड़े सख्त परेशान हैं इस हुकूमत से, को डिलीवर नहीं कर पा रही, और उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि इन हालात में 2023 का इलेक्शन हमारे लिए जीतना बड़ा मुश्किल होगा, इमरान खान साहब जीत जाएंगे। और साथ लोग ये उसमें नहीं है, लेकिन साथ लोग ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी असल मज़े ले रही है, सारा की सारा सियासी साख जो है वो ख़राब तो PMLN की हो रही। जी नहीं, पीपल्स पार्टी को मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी को ये कभी सोच रही है कि अगर किसी पार्टी को गंदा करने के लिए या किसी पार्टी के खिलाफ कोई मुहिम चलाने के लिए या फिर किसी पीपल्स पार्टी किसी दूसरी पार्टी को अगर कोई नुकसान पहुंच रहा है और वो नुकसान अगर मुल्क को भी पहुंच रहा हो तो पीपल्स पार्टी को मजे लेगी। पीपल्स पार्टी की या लीडरशिप की या पब्लिक की कोई इस तरह की कभी ना सोच रही है, क्योंकि हमें सबसे पहले हमारे लिए हमारा मुल्क है कि अगर ये मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये इसका काम होगा तो इस मुल्क में पॉलिटिक्स भी होगी, फिर गवर्नमेंट्स भी होंगी। तो खुदा न खासा मुल्क किसी प्रेशर का शिकार होगा या मुल्क किसी बदहाली का शिकार होगा तो डेफिनेटली उसके मनफी असरात जो है वो सब पर पड़ते हैं, और अगर मुल्क से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, आपकी पॉलिटिक्स, आपकी जो भी पावर की चीजें होती हैं सारी जब होती है जब आपकी आवाम खुशहाल हो, आपका मुल्क खुशहाल हो। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा ये प्रायोरिटी रही है, चाहे इमरान खान की हुकूमत हो या इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की जो कोalition गवर्नमेंट है। अगर आपको याद हो जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब भी मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब के आप अगर स्टेटमेंट देख लें जो उन्होंने असेंबली फ्लोर पे दिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के स्टेटमेंट देख लें जो उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे दिए,
वो यही थे कि मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ किया जाए। ठीक है। और उस वक्त भी अच्छे मशवरे दिया करते थे पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप। ये नहीं करते थे कि जी ठीक है, अगर इमरान खान की वजह से मुल्क डूब रहा है तो ये डूबने दें और ज्यादा नुकसान हो। ठीक है। अच्छा शर्जील मेमन साहब, जाहिर है इस वक्त जिस तरह से आपने भी एग्री किया कि मुल्क इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है मुआशी हवाले से, फिर सैलाब ने भी रही सही मैशत को डिबो दिया है, तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जाहिर है 1 साल के बाद इलेक्शन में जाती है मौजूदा गवर्नमेंट, तो मुश्किल होगा कि इस 1 साल के अंदर आवाम को रिलीफ दिया जाए। तो सर कहीं अर्ली इलेक्शन की तरफ मामलात जा सकते हैं? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे ज्यादा फिक्र इस मुल्क को किसी चीज की होनी चाहिए तो वो उन सैलाब नुकसान की होनी चाहिए। जो लाखों की तादाद में लोग इस वक्त जो है वो मुश्किल का शिकार हैं, परेशानी का शिकार हैं, बेघर हैं और उनके लिए बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, उनके हेल्थ के इश्यूज हैं, बाकी इश्यूज हैं। इस वक्त इन हालात में जो भी पॉलिटिकल पार्टी अगर बात करती है इलेक्शन की, तो मैं समझता हूँ कि वो ना ही वो पॉलिटिकल पार्टी, मैं बिल्कुल सर्टिफिकेट देने के लिए भी तैयार हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त ये देख रही हो कि एक सवाल आखिरी मेमन साहब, 95% लोग जो है ना सैलाब के जो लोग इस पे घिरे हुए हैं वो कहते हैं कि कोई सियासी पार्टी का बंदा हमारे पास नहीं आया, ना पीपल्स पार्टी का, ना पीटीआई का, ना पीएमएलएन का। इसका मैं आपको, आपने खैर मेरे पहला सवाल आप नहीं करने दिया, आप दूसरे का एकदम अपनी काउंटर क्वेश्चन आ गया आपका, उसका मैं जवाब दे दूं कि मैं ये कह सकता हूं कि 100% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर, उससे पहले मैं कहता हूं लीडरशिप, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसफा भुट्टो जरदारी साहबा, चीफ मिनिस्टर, पूरी सिंध की कैबिनेट, सारे एमपीज एमएनएज अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बैठकर लोगों की खिदमत। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ग्राउंड पर मौजूद रहे पीपल्स पार्टी के जो ज़ाइमा हैं। बहरहाल वक्त खत्म हो गया मासरत के साथ। सर बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शर्जील मेमन सर प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।